नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार में खबरों की शुरुआत करते हैं रुड़की की खबर से। रुड़की के नारसन में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई। बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पर धूमधाम से अटल जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र मंगलौर और आसपास के सभी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। करतार सिंह भड़ाना ने 101 पाउंड का केक काटकर वहां मौजूद सभी लोगों के बीच वितरित किया। भड़ाना ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे बल्कि एक महान कवि भी थे। उनके योगदान को याद करते हुए इस मौके पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर अटल जी की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी काव्यात्मक दृष्टि और नेतृत्व को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। ये इनकी मोहब्बतें हैं। तुम दोगे मैं थोड़ा ही दूंगा संदेश, क्योंकि आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी कवि भी थे, इसलिए आज हमने कवि सम्मेलन भी कराया और उनको श्रद्धांजलि भी दी और जन्मदिन तो बनाया ही बनाया। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा मुझे जब तक भी जिंदा रखे, मेरे से ये जन्मदिन बढ़ चढ़ के मना। मैं पहले भी, क्योंकि मेरे भाई हो बुद्धिजीवी मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन लोगों का प्यार मुझे चाहिए। और खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आज बीजेपी के कार्यालय का घेराव किया और बीजेपी से 5 सवाल पूछे। उन्होंने बीजेपी द्वारा बनाए गए एआई वीडियो पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पाकिस्तान का जासूस साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो राजनीति के लिए उचित नहीं है। हरीश रावत ने बीजेपी से जवाब मांगा कि इस तरह की साजिश क्यों की गई। इस दौरान हरीश रावत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन लोगों को रोका और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यालय के बाहर उनसे सवाल करने के लिए आपको तो पहले ही रोक दिया। बीजेपी ने कहते हम स्वागत करेंगे। सबको मालूम है कि उनमें भाजपा ने अपने शब्द या अपने जो है ऑफिशियल कुछ हैंडल्स के जरिए जिनमें उनका आईटी सेल भी सम्मिलित है, मेरी छवि को पाकिस्तानी जासूस के रूप में दिखाई है। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करना है और मुझे पकड़े जाने पर गोली मार। इसका अर्थ है किसी भी संभ्रांत नागरिक के लिए, राष्ट्रपति नागरिक के लिए जासूस दिखाई, वो भी पाकिस्तान का जीते जी मौत का सवाल है। मुझे जीते जी भी मारा गया है और उसके बाद गोली मार करके मारा गया है। मेरे प्रति हिंसा को प्रोत्साहित किया गया, उकसाया गया है और उसके खिलाफ उनसे कहने आया हूँ कि प्रमाण दो, जवाब दो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो कहा था, आज उसी के अनुरूप वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय से पहले ही पुलिस की तरफ से उनको रोकने का काम यहाँ पर किया गया था। और जिस तरीके से वो 5 सवालों को लेकर अपने जवाब यहाँ पर मांगने के लिए बीजेपी के पास आए थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार वो बीजेपी पर आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाए हुए हैं। उनके जो सवाल हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो एआई जनरेट वीडियो जो बनाया गया था, जिस पर उन्हें कथित तौर पर पाकिस्तानी जासूस बनाने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया था, उस पर भाजपा को यहाँ पर जवाब देना चाहिए। भाजपा ने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया पेज पर उनके इस एआई जनरेट वीडियो को प्रचारित किया था, उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से हरीश रावत आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो संजीवनी का काम करे, लेकिन भाजपा की जो मुश्किल है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अब देखना यही होगा कि अगर आने वाले दिनों में भी हरीश रावत का रुख इसी प्रकार से यहाँ पर रहता तो भाजपा कैसे इस पूरे प्रॉब्लम से निपट पाती है, कैसे हरीश रावत को जवाब यहाँ पर दे पाते हैं और क्या कुछ पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ पर रहने वाला है, वो आने वाले दिनों में यहाँ पर बताया जा सकता है। लेकिन हरीश रावत ने जिस प्रकार से अपना काम यहाँ पर किया, तो कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन इंडिया वाइज।
उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा जारी किए गए कथित वीडियो में गट्टू नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है, जिसे इस पूरे मामले में वीआईपी बताया जा रहा है। इस पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। महिला कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और इस हत्याकांड के दोषियों को बचाने की साजिश रची जा रही है। सोशल मीडिया में या मतलब फेसबुक में, व्हाट्सएप में सब तरीके से गट्टू कौन आपको दिख रहा है, सब चल रहा है। और हम भी यही पूछ रहे हैं अपनी धामी सरकार से गट्टू कौन। तो हमारा कहने का ये मतलब है, अंकिता को 2022 में अंकिता खत्म हो गई थी। जो महिलाएं आज भाजपा की कार्यकर्ता हैं वो, और मंत्रियों की कहीं ना कोई किसी की पत्नी है तो कोई कुछ मतलब कहीं ना कहीं वो लिपते हैं, तो वो इतने सालों से चुप्पी क्यों साधे थी और अपने सरकार के खिलाफ उन्हें आवाज़ क्यों नहीं उठाई। वो भी एक महिला थी, उन्होंने भी आवाज़ उठानी चाहिए थी और आज वो आवाज़ उठा रही हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो वीआईपी व्यक्ति है जिसका नाम उजागर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसका नाम खुल के आना चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस मंत्री ने कहा था कि कमरा वीआईपी होता है, व्यक्ति वीआईपी नहीं होता है, उस मंत्री को भी उसमें लाना चाहिए, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अंकित हत्याकांड के जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मसूरी में क्रिसमस का त्योहार श्रद्धा उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर नगर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई और इसमें प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। आधी रात को चर्च में भारी भीड़ उमड़ी। शहर के हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। शहर को फूल, रंगीन झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, जिससे पर्यटकों का मन मोह लिया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिडनाइट मास का भी आयोजन हुआ, जिसमें पादरियों ने बाइबिल से संदेश दिया। चर्च परिसरों में कैरोल गायन और मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु को नमन किया। इस मौके पर मसूरी में सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर क्रिसमस का पर्व मनाते हुए दिखाई दिए। प्रेम और सद्भाव का संदेश भी आज के दिन दिया गया। साल भर देखा जाए तो हम लोगों को क्रिसमस का इंतजार रहता है, क्योंकि ले दे के एक ही हमारा त्यौहार है जो भाईचारे को प्रकट करता है, संसार में शांति बनाए रखना, ये हमारा सबसे बड़ा संदेश है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह आज पैदा हुए थे तो शांति को, प्रेम को, भाईचारे को लेकर वो संसार में आए थे, ताकि संसार से द्वेष भावना और एक दूसरे का बुरा करना ये सब हम लोग छोड़ सकें, हम लोग इसे टाल सकें। यही उनका संदेश था। पूरे महीने से हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ, जवानों के साथ और WSS की बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और आज 25 तारीख को हमने इबादत के साथ इसको ख़त्म किया है। लेकिन ख़त्म का मतलब ये नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो हैं इसको आनंद के साथ, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ मनाएं। तो हम सब मिलकर खुशियाँ बांटें, जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, तो उसने प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी, वैसे ही हमने उससे सीखा है ताकि हम प्यार और मोहब्बत बांटें। और खबर देहरादून से, जहां पर ग्राफिकेरा हॉस्पिटल ने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती और पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून से हरी झंडी दिखाकर इस सेवा को रवाना किया। इस मौके पर ग्राफिकेरा के प्रबंधक डॉक्टर कमल घनसाला ने कहा कि ये सेवा राज्य के दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि अब तक इन क्षेत्रों में महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रोगियों को इलाज के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल हेल्थ यूनिट के माध्यम से प्राथमिक और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेंगी। सब कुछ निःशुल्क है और वहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी अधिकारी हैं स्वास्थ्य के, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही हम ये सारा काम करने वाले हैं।
और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर उत्तराखंड की खबरों का यह बुलेटिन देवभूमि समाचार। खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां कंडोलिया मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का आज भव्य समापन हो गया। अंतिम दिन भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस महोत्सव में गढ़वाल क्षेत्र से सर्वाधिक खिलाड़ियों की भागीदारी उत्तराखंड की खेल प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये महोत्सव भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार करने में सहायक होगा। प्रतियोगिताओं में पौड़ी, टिहरी और चमोली जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें पौड़ी जिला अव्वल रहा। और मैं अपने कोच का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है कि जिस तरीके से हम जीते, तो हमारे कोच का इसमें पूरा भागीदार रहा है। बहुत अच्छा लगा है और पूरी टीम का इसमें सहयोग रहा है कि इतना अच्छा हमने परफॉर्मेंस किया है। मेरा नाम खुशी उनियाल है और हमारा गेम फुटबॉल है और मैं फुटबॉल की कैप्टन हूँ इस बार। तो अभी हमारे सांसद फुटबॉल महोत्सव पौड़ी कंडोलिया में हुआ है, तो हमारे गेम्स थे यहाँ, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद फाइनल गेम्स में हम विजेता रही हमारी पौड़ी की टीम। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे कोच और सांसद जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के द्वारा बीजेपी कार्यालय का घेराव करने और बीजेपी से सवाल पूछने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाती है, लेकिन बीजेपी के सवाल कांग्रेस की मानसिकता को लेकर है, जो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को राज्य के मूल स्वरूप को ठीक करने में अपना सहयोग देना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते कांग्रेस की हमारा हरीश रावत जी से मतलब नहीं है। हम बार बार इस बात से कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की जो मानसिकता रही है वो एक तुष्टीकरण की मानसिकता रही है और उसी तुष्टीकरण के नाते कहीं ना कहीं वो जो AI वीडियो की वो बात कर रहे हैं वो वीडियो आई होगी। लेकिन हम ये उनसे बार बार जो हमने आग्रह किया है कि आप इस उत्तराखंड में जो मूलभूत यहाँ का स्वरूप है, जो वातावरण है, उसको ठीक करने का काम करें, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता के नाते हम लोग यही अपेक्षा कर सकते हैं कि एक सकारात्मक राजनीति करें। कैसे हम उत्तराखंड को चहुमुखी विकास की ओर ले जा सकें, कैसे हम उत्तराखंड में अधिकतम रोजगार का सृजन कर सकें, इन सब बातों को लेकर के हमें सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। मसूरी में पटरी व्यापारियों को मॉल रोड से हटाए जाने के बाद अब विवाद गहरा गया है। नगर पालिका ने टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत कुछ व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट किया, लेकिन कई व्यापारी अब भी मॉल रोड पर दुकान लगाने की मांग को लेकर शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिशासी अधिकारी गौरव हसीन ने बताया कि जनवरी में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में शेष व्यापारियों को चिन्हित कर रोजगार के स्थान दिए जाएंगे। वहीं व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया गया है और वे टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग करने की मांग कर रहे हैं।
उद्घाटन किया गया। आज भी कार्यक्रम उसके 29 तक चलेंगे। पटरी व्यापारियों के संबंध में कोई नया विषय नहीं है। विगत कई सालों से इस पर कार्रवाई चल रही है। विगत 1 साल से ही ये स्पष्ट सूचना सभी को है, मसूरी वासियों को, कि देखिए जो मसूरी है हमारा, वो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खींचता है। जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो पूरे देश से आता है, और उसको एक सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से ही ये लगभग 1-1.5 वर्ष से ये डिसाइडेड है कि मॉल रोड जो है वो जीरो वेंडिंग जोन रहेगा। और जो पटरी व्यापारी हैं उनका चयन करने के लिए एक विधिवत टीवीसी का गठन किया गया है। उसमें आरोप प्रत्यारोप समय समय पर लगते रहते हैं, भविष्य में भी लगेंगे। लेकिन आज हमारा जो एक हम पहुंचे हैं एक सफर में, तो आज हमारा ये स्थिति है कि हमने 82 पात्र पटरी व्यापारियों का चयन किया है। उनमें से अधिकतर लोग अपने अपने जो हमने नए वेंडिंग जोन बनाए हैं उनमें पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। और नैनीताल में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं नैनीताल में आयोजित विंटर कार्निवल में, जहां पर सीएम मौजूद हैं। दिनेश आर्या जी, नवीन वर्मा जी, शांति मेहरा जी, डॉक्टर रतूड़ी साहब, श्री रणदीप सिंह पोखरिया जी और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की जी, देवेंद्र ढेला जी, गोपाल रावत जी और सभी हमारे अतिथिगण, भावना मेहरा जी समेत अनेक यहाँ पर हमारे, क्योंकि मैं यहाँ से सबके नाम की औपचारिकता में न जाते हुए सभी आए हुए अतिथिगण, सभी महानुभाव, और आज इस विंटर कार्निवाल के अवसर पर यहाँ पर पधारे बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, सभी हमारे बुजुर्गगण और मेरे युवा साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज इस शीतकालीन कार्निवल के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर कई मायनों में विशेष है, क्योंकि आज हम जहां एक और नैनीताल में इस भव्य विंटर कार्निवाल के लिए एकत्रित हैं, वहीं नैनीताल के समग्र विकास के लिए भी आज यहाँ आने से पहले सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं को आज जनता को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही आज का दिन ये इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हमारे पृथक राज्य के निर्माण को साकार करने वाले भारतीय राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हम नैनीताल जनपद के अंतर्गत 121 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं आज हमने यहाँ शिलान्यास किया है, जिसके अंतर्गत आज हम एक और जहाँ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 करोड़ रुपए की लागत से सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी आज किया गया है। वहीं पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 72 करोड़ रुपए की लागत से रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग, तल्लीताल में ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास करने के साथ साथ नैनीताल में 42 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सरफेस पार्किंग निर्माण कार्य का भी आज भी पूजन भी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही नैनीताल जनपद की विभिन्न विधानसभाओं में अनेक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के कार्य, उसके साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी विकास परियोजनाओं से न केवल नैनीताल जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बल्कि स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में भी इसका अहम योगदान होगा। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नैनीताल की पावन भूमि पर 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद
शीतकालीन कार्निवाल का आयोजन इतने भव्य रूप में किया जा रहा है। जैसा मुझे पहले दिन से बताया कि हजारों हजार की संख्या में पहले दिन से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, आए हुए हमारे सैलानियों ने बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से, जोश से इसमें भाग लिया है। इस 4 दिवसीय विंटर कार्निवल के माध्यम से जहां एक और यहां आने वाले लोगों को यहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं हमारे परंपरागत हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और पहाड़ी व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक हमारी लोक संस्कृति, कारीगरी, पारंपरिक स्वाद से परिचित हो रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव के दौरान जहां एक और प्रतिदिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी देश और राज्य के कई हमारे प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति उनके द्वारा दी जा रही है। वहीं बोट रेस, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक झांकियों, लाइट एंड साउंड शो तथा मनमोहक बैंड प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया जा रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कार्निवल में पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, ट्रैकिंग, एस्ट्रो टूरिज्म तथा आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया गया है। इसके साथ ही इस कार्निवल के माध्यम से झोड़ा, चांचरी, छोलिया नृत्य, ढोल दमाऊ, हुड़का, रणसिंगा और मसक जैसे पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां भी यहाँ दी जा रही हैं। वहीं ऐपड़ कला, रिंगाल शिल्प, ऊनी वस्त्र और अन्य पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विंटर कार्निवल धामी नैनीताल में आयोजित विंटर कार्निवल में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इस बीच इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।